डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ पढ़ेंगे विदाई संभाषण जो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी जिला झज्जर में हुआ था और उनकी मृत्यु जो कि 1907 में हुई थी। बाल मुकुंद गुप्त ने विदाई संभाषण पाठ में जो क्या है उस समय का वर्णन किया है जब लॉर्ड कर्जन ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, यानी बंगाल के विभाजन से संबंधित घटनाओं के बारे में इस पाठ में वर्णन है। उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन की तानाशाही के ऊपर जो क्या है वर्णन किया है कि उनकी तानाशाही जो क्या है जार से, हिटलर से और नादिर शाह से भी बढ़कर थी। नादिर शाह के सामने जब एक बार एक व्यक्ति ने गले में, जब उन्होंने दिल्ली में कत्लेआम किया था, गले में तलवार डाल करके उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए थे कि बस अब आप और मत कीजिए, तो वो उस बात से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने कत्लेआम को रोक दिया। लेकिन विदाई संभाषण पाठ के माध्यम से बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं कि आपके सामने तो 8 करोड़ जनता ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा करके ये कहा था कि आप भारत को 2 टुकड़ों में मत बांटिए। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन 1899 से 1904 तक जब क्या वायसराय रहे, लेकिन जब दूसरी बार 1904 में दोबारा वायसराय बनकर भारत में आए थे तो भारत की जनता ने ये सोचा था कि वो कुछ ना कुछ भारत के हित के लिए करेंगे। लेकिन वायसराय ने तो ये सोच लिया था कि जब अगर वायसराय बन करके आएगा, आगे अंग्रेजी सरकार का कोई वायसराय बन करके आएगा तो उसको कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, सारा श्रेय मैं ही ले लूंगा। इसी आधार पर उन्होंने जो क्या है भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 8 करोड़ जनता का भी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय जनता को जो क्या है उन्होंने पानी के ऊपर गर्म तवे के ऊपर पानी की गर्म बूंदों की भांति नचाया, यानी पूरी जनता का प्रयोग जो क्या अपने अनुसार किया, उसको अनेक प्रकार की कष्ट और परेशानियां दी। लेखक उससे पूछता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर अब आप भारत को छोड़ करके जा रहे हो तो एक बार भारत से प्रश्न तो पूछो कि है भाग्य भारत, मैंने तेरा क्या हित किया, या अपने हित के लिए तुमने जो क्या है पूरे भारत का जो क्या है सत्यानाश कर डाला, पूरी जनता के साथ जो क्या है गलत व्यवहार किया। और आपने कभी उस सुल्तान की कहानी सुनी है जिस सुल्तान ने जो क्या अपने विपदा के समय नरवरगढ़ में बिताए थे और जहां पर वो एक सैनिक से लेकर के बड़े ओहदे तक पहुंचे और जब उसके पास पैसा एकत्रित हो गया तो नरवरगढ़ को प्रणाम करके कहता है कि हे प्यारे नरवरगढ़, यहाँ की जनता की भलाई नहीं चाहिए हो, मैंने यहाँ की बहन बेटियों को माता या बहन की दृष्टि से नहीं देखा हो, या इसके हित के लिए मैंने कोई काम नहीं किया हो, तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार मत करें, नहीं तो आप मुझे अब जाने की अनुमति दें। लेकिन अगर आप भारत को छोड़ करके जा रहे हैं तो आप भारत के सामने क्या अपनी प्रार्थना रख सकते हैं? आपकी जिद तो आपको ही लेकर के डूबी। आपकी जिद जो क्या है अंग्रेजी सरकार को भी स्वीकार नहीं, अंग्रेजी सरकार ने ही आपकी जिद के आगे आपको पद से हटा दिया गया और आपको भारत छोड़ करके इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। तो क्या आपकी जिद का परिणाम हमारे लिए तो सही नहीं था, क्या आपके लिए भी सही हुआ? इस बात के माध्यम से लेखक कहता है कि भारत में तो अगर पशु पक्षी भी आपस में बिछड़ते हैं तो एक दूसरे के प्रति भाव रखते हैं, दुख प्रकट करते हैं, तो आप तो भारत की प्रजा को संभालने वाले थे, तो आपके प्रति क्या हमारी जनता के मन में दुख प्रकट नहीं हुआ कि जो इतने जल्दी आकर के इतने ही जल्दी जो क्या है आप यहाँ से चले गए? देखिए लेखक क्या कहता है, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया कि आपका भी जो क्या है इस शासन काल के साथ साथ आपका भी अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते इस संसार में सब बातों का अंत है, यानी भारतीय संस्कृति में हर बात का अंत दिखाया जाता है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता, चाहे आप एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी का मतलब लंबे समय तक वायसराय हो भी जाते कि तो इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपका था न इस देश निवासियों का, क्योंकि वो दोबारा से फिर वायसराय बन करके आया था। भारतीय जनता ने सोचा था कि तो 5 साल तो और कम से कम ये भारत के वायसराय बनेंगे। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है,
तीसरी शक्ति किसको कहा गया है? इंग्लैंड की ताकत को कहा गया है, जो वहां पर बैठ करके कार्य कर रही है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़ना समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, यानी करुणा प्रदान करने वाला होता है। आपको बिछड़ता देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए, पर आप आए और यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर ओहो, आजाद के जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, यानी दुख हुआ हमारे को, खुशी की जगह। इसी से जाना कई बिछड़न का समय, यानी एक दूसरे से अलग होने का समय बड़ा दया प्रदान करने वाला होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत भाव, आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है उदय होना, यानी जब मनुष्य एक दूसरे से विदा होता है तो उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कार्यों की बुरी भावना को हम छोड़ देते हैं और करुणा का भाव हम पैदा कर लेते हैं, मन में शांति हो जाती है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इसे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव था, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभु की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलवाली थी और एक कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा दी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, यानी ब्राह्मण को दान में दे दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं, वरंस में बल्कि अपितु उस दिन वह भूखी खड़ी रही, यानी अपनी साथ वाली गाय के जाने के वियोग में या बिछुड़ने के वियोग में उसने दाना पानी तक को नहीं छुआ। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। यानी भारत देश के पशु पक्षी आपस में बिछुड़ते हैं, तब दया का भाव, दुख का भाव पैदा होता है, तो मनुष्यों में कैसा भाव पैदा होगा, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है कि देश में जो आया है वो राज करके चला गया है, आप भी चले गए। ये हमारे रीति रिवाज या लोग के व्यवहार से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासन का नाटक घोर दुखांत है, यानी बड़ी पीड़ा देने वाला घोर दुखांत का मतलब। और अधिक आश्चर्य की बात है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार में इसका संचालन करने वाला भी नहीं जानता कि जो खेल सुखांत समझकर, यानी अपने उसने सुख समझकर खेल आरंभ किया था, वह इतना दुखदायी हो जाएगा। यानी तुम दोबारा वायसराय बन करके आए थे कि ये सोच करके मैं 5 साल तक बाहर से जितना भी सुख समृद्धि भोगा जाएगा वो भोगूंगा, लेकिन इतना जल्दी अंत हो गया, ये तो बड़े दुख की बात है। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उस कांतर से दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, उसे खबर नहीं। यानी घमंडी इंसान हमेशा ये सोचता है कि मेरे आधार पर ही, या मैं जो करिश्मा करता हूँ वो सभी मेरे आधार पर ही होता है, लेकिन वो नहीं समझते कि पर्दे के पीछे, यानी तुम्हारे पीछे भी कुछ और है जो अलग अलग रचनाएं रच रहे हैं, और उसके बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं होती। एक बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, यानी प्रकट किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय बात को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे आने के बाद 8 बड़े लाटों को कुछ वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी भारत में मैं पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध कर दूंगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी मेरे बाद में आएंगे उनको कोई बदलाव ही नहीं करना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख खत्म करना है। इस बार आपने बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, यानी परेशानियों में आपने अपने पैर रखे हैं, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की बाती नचाया, यानी भारतीय जनता को आपने बहुत अधिक परेशानी दी। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी नहीं रहने देना। जितने समय आप रहे, आपको भी यहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ, और भारतीय जनता को तो हासिल होने की बात ही कुछ और थी। इससे लोगों का चित्त, यानी हृदय बहुत ही बड़ा दुखी है। विचारिए तो, क्या शान आप इस देश में थी, यानी कितनी प्रतिष्ठा थी आप इस देश में, और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, कितने ऊंचे
पद पर चढ़े थे आप, और आपकी जीत जो क्या उसको ले डूबे, आप तुरंत जो क्या इस पद से हटा दिए गए। अलिफ लैला के अल हदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। कहता है कि अलिफ लैला ने अपनी गद्दी के ऊपर बैठकर वह शान नहीं मिली जो आपको दिल्ली के दरबार में मिली है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी, यानी आपकी और आपकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी, आपके भाई की और आपके भाई की पत्नी की कुर्सी चांदी की थी। आप दाहिने आप थे, वह बाएं आप प्रथम थे, वह दूसरे। यानी इतना मान सम्मान आपने भारत में आकर के प्राप्त किया। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया, बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आप हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा, ओदा, पद, सवर, कलगी, छत्तर, छतरी आदि सब के से बढ़ चढ़ कर थे। सारांश है ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद देश में आप ही का एक दर्जा था, यानी भगवान के बाद आपको ही सबसे ज्यादा ही माना जाता है। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में, यानी बड़े जंगी लाट और बड़े युद्ध लड़ना, पटक ने खाई, आपने हार मानी है। सिर के बल नीचे आ गए, आपके सब देश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से ऊंचे ना उसके कि आपने जो क्या है अपनी शर्त को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने ये दे दिया कि ये कुर्सी छोड़ता हूं, तो भी ब्रिटिश सरकार आपके सामने नहीं झुकी। तुरंत आपका पद जो क्या है पद त्याग को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आपने बहुत बड़ी हार खाई। आप सिर के बल आके औंधे गिरे हैं। आप बहुत गंभीर प्रसिद्ध थे, उसकी सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में सभा में बेकानूनी कानून पास करने में, कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में भाषण देना, वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में विदेश में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में मैं वहां भी आपको दिवालिया आना पड़ा, धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी, त्याग पत्र देना पड़ा। ये देश के हाकिम यानी बड़े बड़े अफसर आपकी ताल पर नाचते थे, राजा महाराज डोरी लाने के सामने हाथ बांधे नजर आते थे, यानी आपकी एक तुरंत इशारे पर सब के सब खड़े हो जाते थे आपकी सेवा करने के लिए। आपके एक इशारे में पल्ले होती थी, यानी विनाश हो जाता था। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की बातें आपने तोड़ा मरोड़ा, यानी मिट्टी को अपने कच्ची मिट्टी को अपने अनुसार किसी भी रूप में डाल सकते हैं, उसी प्रकार से सभी राजा और महाराजाओं को आपने अपने अनुसार तोड़ दिया, उनको लोभ दे करके उनमें फूट पैदा कर दी। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आप ही कृपा से, यानी जो लायक नहीं थे आपने उनको बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, यानी नष्ट हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आहे रख दिया। आहे का मतलब विभाजन कर दिया। आहे इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसरों के इच्छित पद पर नियत न हो सका, यानी नियुक्त न हो सका। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया, यानी स्वीकार हो गया। उनका रखा एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। भारत देश में तो आकर के आपने इतनी अपनी हुकूमत चलाई और आपने एक एप्लीकेशन या एक अपनी बात अंग्रेज सरकार के सामने रखी थी कि मेरी हुक्म के अनुसार ये फौजी यहाँ पर रखना चाहिए, लेकिन उल्टा आपको ही यह आदेश मिल गया कि आप ये अपना पद छोड़ दीजिए। जिस प्रकार आपको बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा, यानी इस घटना से आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता। एक अदना में छोटा कलर जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है, यानी एक छोटे से कर्मचारी को अगर उसको नौकरी छोड़ने का नोटिस दे दिया जाता है तो उस 1 महीने के समय को बड़ी घृणा की दृष्टि से व्यतीत करता है, यानी वो वहां रहना भी पसंद नहीं करता। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते हैं, अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा होती है। यानी आप श्रम को भी घृणा की दृष्टि से देखते हुए इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे तीनों जल में पड़ते रहना, पतन में नष्ट किसी को नहीं देखा। माई लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए, आप किस काम को आए तो क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता होगा, यह बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आप बंद करके मनमाने कौन चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है।
यानी आपकी तानाशाही इतनी थी कि आप किसी की कुछ भी नहीं सुनते थे। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, उनकी बातें उसको दरबार दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बदलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की तरफ ध्यान दिया हो। केसर रोमन के तानाशाह थे, जार रूस के तानाशाह थे, ने भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन ली थी। यानी वो तानाशाह थे, उनके ऊपर प्रजा ने जब आंदोलन किए या उसके विरोध आंदोलन चलाए तो उन्होंने भी जनता की बात को सुना है। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया और उनकी बात सुनी। नादिर शाह कौन था? ईरान का तानाशाह था। जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर आप 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उस समय भारत की जनता 8 करोड़ थी जिसने गिड़गिड़ाकर ये कहा कि भारत को 2 भागों में मत बांटिए, लेकिन आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासनावधि पूरी हो गई है तथा बंग विच्छेद किए बिना घर जाने आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाती हैं। आपके मन में तो आपकी एक इच्छा या आपके एक बात के न कहने पर कितना दुख होता है कि आप नौकरी तक छोड़ देते हैं। तो वो तो 8 करोड़ जनता के कहने पर भी आपने इस बात को नहीं माना। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ नहीं जाती जैसे आप छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आप इस जिद ने देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी सभी दुखों को झेल कर पराधीनता सह कर वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कर्तव्यता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझे और यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आपने साथ ले जा सका, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब ही नहीं, यानी आपकी आंखों में इतनी दृष्टि नहीं, इतनी चमक ही नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकाल लिया जाता है। उनकी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। यानी जब वह उस नरवरगढ़ को छोड़ करके वह सैनिक चौक जा रहा था सुल्तान, तो उसने प्यारे नरवरगढ़ को आंखों में आंसू भर करके कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम लो, आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद यानी विपत्ति के दिन मैंने तुझमें काटे हैं, यानी विपदा के समय तूने मुझे शरण दी, इससे बढ़कर माफ का कर्तव्य और क्या हो सकता हूँ। मैं तेरे ऋण का बदला गरीब सिपाही कभी नहीं चुका सकता। यहाँ की प्रजा भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो तो मेरा प्रणाम नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की बात। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में से राजकुमार का गीत गाया जाता उस देश से आप चलते समय कुछ संभाषण करेंगे। संभाषण भी अपने से उस देश की जनता के बारे में कुछ बातें कहेंगे। क्या आप कह सकेंगे, भाग्य भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में संभव नहीं है। यानी यहाँ आकर के मेरे जीवन में मैंने उस उच्च पद को प्राप्त किया कि भगवान के बाद मुझे ही सबसे अधिक माना था और जो दोबारा से तुम इस जिंदगी में उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं की। यानी भारत देश ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसको बिगाड़ने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जीवन में, अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। अगर आप जाते वक्त भी इतना बोल जाओगे तो भी भारत की जनता ये कहेगी कि अंत समय में तो लॉर्ड ने ऐसा बोल दिया था, लेकिन माय लॉर्ड आप में इतनी दयालुता नहीं है कि जो भारत के लिए तुम ऐसे शब्द बोल सको। तो इसमें जो क्या है, बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजों की जो करूरता और निर्दयता का वर्णन करते हुए यह दिखाया है कि किस प्रकार से
वो भारत का शोषण करते थे और भारत के हर चीज को बिगाड़ने में उनको आनंद आता था।